बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 में जो आपका पेपर हुआ था 28 नवंबर को, किस तरह से पेपर होने के बीच में ही पेपर लीक हो गया था। पेपर पहले से ही लीक हो गया था, जिसकी वजह से ये पेपर जो है वो नहीं हो पाया। ये पेपर 1 to 5 का है, चूँकि 1 to 5 का और 6 to 8 दोनों का ही पेपर लीक हो गया था, तो 6 to 8 वाला पेपर हम लोग नहीं देख पाए थे, जबकि 1 to 5 वाला पेपर देख पा रहे हैं आप कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षण विधि की, यहाँ पर हमने बाल विकास एवं शिक्षण विधि साथ ही हिंदी की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट के भी 130 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। ये पेपर आप देख पा रहे हैं। तो अगर इनको आप पूरा देखना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। रिसेंटली वीडियो में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर मैंने हिंदी और सीडीपी के सभी क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी। हिंदी का भी मैंने 130 करा दिया था और बाल विकास से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, साथ ही इसके बाद जो वीडियो मिलेंगे आपको उसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करेंगे संस्कृत के क्वेश्चन पेपर से, जो कि रहा ये आपका भाषा सेकंड है, यानी जो लैंग्वेज 2 है इसमें आपका संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चूज़ करना रहता है। आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं वही आपको एग्ज़ाम में पेपर करने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे संस्कृत जिन बच्चों का रहा है उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत के बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को भी देख लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अपने इस वीडियो में हम लीक पेपर को देखेंगे, जो कि 28 नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। साथ ही दोस्तों, अगर हम न्यू डेट के बारे में बात करें, यूपीटीटी 2022 में न्यू डेट सुनाई दे रही है, जो कि 23 जनवरी 2022 की है। तो देखते हैं क्या कुछ न्यू डेट निकल के आती है। बहरहाल यहाँ पर हम अपने वीडियोस में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर आप सभी ने इस क्वेश्चन पेपर को देखा होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया था लीक होने के बाद। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से देखना शुरू करेंगे। पूछा था कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, इनमें से व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, यह क्वेश्चन आपको हिंदी में भी पूछा गया था, कुछ घुमा करके क्वेश्चन पूछा था। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है पूछा है, तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन और निगमन विधि। आगमन मतलब उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को एक्सप्लेन करते हुए निगमन की तरफ बढ़ते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 पूछा था कि कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। अवधारणाएं, जो बच्चों ने धारणाएं बना रखी हैं, तो यहाँ पर आप उनकी सहायता कैसे करेंगे उनकी अवधारणाओं को बदलने में, क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके। तो पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्योंकि ये यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो संस्कृत के क्वेश्चंस रहते हैं वो हिंदी में रहते हैं, जबकि उनके आंसर जो है संस्कृत में दिए रहते हैं, लेकिन ये हिंदी का है तो हिंदी में ही इन्होंने आंसर दे दिया है। तो इस तरह से 62 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। पूछा था कि मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, यानी जब भी आप मदर टंग को सीखते हैं तो उसका क्रम क्या होगा, पहले किस चीज को आप सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मातृभाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम की बात करें तो एक ट्रिक है सुबो पाली, यानी इसको हम अगर लिखेंगे तो पहला होगा सुनना, दूसरा होगा बोलना, तीसरा होगा पढ़ना, पा से पढ़ना, ठीक है, पाली ला से होगा लिखना। तो इस तरह से इसको हम देख लेंगे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हो जाएगा आंसर 3 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर 63 का 3 हो जाएगा, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। पूछा था कि देवता शब्द है, देवता शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अव्यय है या नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर 64 के क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,
जो कि है स्त्रीलिंग। देवता शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, इसमें देवी और देवता दोनों आ जाएंगे, ठीक है, इसीलिए स्त्रीलिंग शब्द लिया गया है। 65 क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 है कि 53 को संस्कृत में कहते हैं, यानी 53 को संस्कृत में क्या कहेंगे, यही पूछा है। तो 53 का संस्कृत में होगा त्रपचाशत, यानी करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। त्र मतलब 3, ठीक है, और 50 मतलब 50, 50 और 3 मिलकर बन जाएगा 53। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 66 की तरफ। पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है। तो यहाँ पर 66 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉनबैक, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। पूछा था कि दंडान्वयन प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है, यानी जो दंडान्वयन प्रणाली है वह किस शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाएगी या उपयुक्त मानी जाएगी। तो यह उपयुक्त मानी जाएगी व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा 67 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। पूछा था कि मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, मौखिक भाषा की शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि इनमें से कौन सी है, आपको बतानी है। तो मौखिक भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है वह है भाषण विधि, क्योंकि मुख से हम भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मौखिक भाषा शिक्षण की यही प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी, भाषण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, जो कि पूछा था कि कुटिम शब्द का अर्थ है, कुटिम शब्द का क्या अर्थ है बताना था आपको। तो 69 की बात करें तो कुटिम शब्द का अर्थ है कूटना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 69 का 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 पूछा था कि 55 यानी 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो देख लेते हैं 55 की संस्कृत क्या होगी। तो 55 को हम संस्कृत में कहते हैं पच पचाशत। पच मतलब 5 हो गया और पचाशत मतलब 50 हो गया, तो ये हो जाएगा मिलकर के 55। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए 1 से 100 तक की आप गिनती को ध्यान में रखेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, इसी के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर गिनतियों से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर तो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो देख लेते हैं 71 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है, यानी इसमें से कौन सी कृति महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी रचित है। तो यहाँ पर कालिदास की कृति जो है वह अभिज्ञान शकुंतलम भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, विक्रमोर्वशीयम भी है, मालविक्राग्नि मित्रम भी है, जबकि उर्भंगम जो है यह इनकी रचना नहीं है, यह इनकी रचना नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगी, ठीक है। करेक्ट आंसर 71 का 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 पूछा था कि श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो श्री के रूप श्री लक्ष्मी जी के रूप हैं, ठीक है। रमा जो है ना, रमा उसके रूप भी जो है लक्ष्मी के ही माने जाते, तो यहाँ पर श्री का पूछा है। तो जैसे ही आप श्री के रूप शुरू करेंगे तो श्री कहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन। कितना सिंपल पेपर आया था, कितना साधारण सा पूछा था विभक्ति। अधिकतर विभक्ति जो होती है चतुर्थी, पंचमी या तृतीय से ही पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ प्रथमा ही पूछ लिया था तो प्रथमा श्री का श्री ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर 72 का 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। पूछा था कि 73 में अहम शिशुम पश्यामि को कर्म वाच्य में परिवर्तित करने का रूप प्राप्त होगा। आप जब अहम शिशुम पश्यामि को कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे, कर्म वाच्य मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है, और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में जब आप इसे परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, यही पूछा है। तो यहाँ पर अहम शिशुम पश्यामि, जब इसको आप परिवर्तित करेंगे कर्मवाच्य में तो मया शिशुम दृश्यते। करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 73 का 2, मया शिशुम दृश्यते, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। पूछा था कि पाणिनि मुखम प्रक्षालयति में पाणिनि कारक है। कारक
संस्कृत में कारक की बात करें तो 6 होते हैं, जबकि हिंदी में कारक की बात करें तो 8 होते हैं। तो कारक से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। मैंने कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे उनमें ये चीज़ें बताई थी आपको। तो 74 की बात करें कि पाणिनि मुखम प्रक्षालित में कारक होगा, कौन सा कारक होगा? तो इसमें दिखेगा आपको करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ये इसका चिन्ह है, किसका? इस कारक का, यानी करण कारक का। तो करेक्ट आंसर 74 का 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। पूछा था कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। जब भी अनुस्वार की बात करते हैं तो हमें याद आता है अंग की मात्रा वाली चीजें। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होगी। जब भी हम अंग है, जैसे अंग से कई सारे शब्द बनते हैं, ठीक है, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हम नाक का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर 75 का 4 हो जाएगा, नासिका। बढ़ते हैं 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा था कि यहाँ पर देख लेते हैं कि साडिंगम धनजय का संधिकृत रूप होगा। इसका संधि रूप पूछ लिया था कि क्या होगा। तो 76 है आपका क्वेश्चन नंबर। 76 की बात करें तो 76 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा ए दिया है शारिंग अजय। इसको अगर आप संधिकृत रूप में लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पर है 77, क्योंकि इसको हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है वरना पेज जो है आपको दिखेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं विजिबल होंगे अच्छे से। 77 पूछा था कि उपकृषणम में समास होगा। उपकृषणम में कौन सा समास है? समास की बात करें तो 6 प्रकार के समास आपको देखने को मिलते हैं समास के अंतर्गत। तो उपकृषणम में कौन सा समास है? तो जब भी हम बात करते हैं समास की तो इसमें अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और अंतिम पद या द्वितीय पद गौड़ होता है। तो इसमें उपकृष्णम में समास अव्ययभाव होगा। आ, प्रा, बे, नी, उप, ये सभी जो है इनको पहचानने के नियम हैं। इनसे हम पहचान लेते हैं कि इसमें अव्ययभाव समास होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 77 का 4 हो गया। बढ़ते हैं 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा था कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द में नवीन परिवर्तन करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा यही आपसे पूछा था। तो 78 की बात करते हैं तो इसमें होगा दुर। दुर जो है वह एक उपसर्ग है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा। जैसे दुस्साहस, और अगर इसके शब्द ले लें दुर्विचार, तो कई सारे शब्द जो हैं इससे बन जाएंगे। आप खुद से भी बनाने की कोशिश करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। पूछा था कि अपव्यय शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा अपव्यय नहीं है वो पूछा था आपसे। तो यहाँ पर जैसे कदा हो गया, पूरा हो गया, साया हो गया, तो ये सब जो है अपव्यय है। जबकि नृपः जो है यह अपव्यय नहीं होगा, यह एक प्रकार से संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 79 का जो है वह हो जाएगा नृपः। पढ़ते हैं 79 के बाद 80 क्वेश्चन की तरफ। पूछा था शतक त्रय के रचनाकार हैं। शतक त्रय के रचनाकार कौन है इनमें से आपको बताना था। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है वह शतक त्रय के रचनाकार हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 81 पूछा था कि 13 को संस्कृत में कहेंगे। 13 की संस्कृत पूछ रही थी, बहुत इजी पूछा था क्वेश्चन। तो 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 13 को संस्कृत में पूछा था कि क्या कहेंगे। तो त्रयोदश, त्रयो का मतलब 3 होता है, दश का मतलब 10, तो और 3 और 10 मिलकर 13 हो गए। तो इस तरह से इसको आप फाइंड करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है पैसेज। तो ये रहा पैसेज दे दिया था कि निम्न गद्यांश के अनुसार प्रश्न नंबर 82 और 83 के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश मैंने बताया था कि जैसे ही दिखे आप सीधा क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 82 पूछा था कि दिलीपः कस्या सेवाम अकरोत्। कैसी, जो दिलीप है वो कैसी सेवा करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसको हम पैसेज में फाइंड करेंगे। यहाँ पर कह रहा कि दिलीप कस्यम सेवाम अकरोत्। तो पैसेज में पहली लाइन में इसका आंसर देखेंगे
दिया है महाराजा दिलीपः गुरुः वसिष्ठस्य आज्ञा स्वाधेनो नंदिन्यः सेवाम अकरोत्। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा नंदिन्यः। करेक्ट आंसर यहाँ पर 82 का आप ऐसे फाइंड करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, जो कि है पैसेज राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र अनियत। तो इसको भी हम पैसेज में फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक हमने पैसेज फाइंड कर लिया था, अकरोत् तक। सा प्रतिदम गाम प्रातः काले वनम अनियत। देखिए वनम आ गया, ठीक है। सा प्रतिदिनम गाम प्रातः काले वनम अनियत तत्र गौ दिनम यावृत त्रीणम अचरत, ठीक है। तो वनम आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देख लेते हैं 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू वनम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा था कि दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होता है। तो दिवस शब्द के देखिए सप्तमी विभक्ति पूछ लिया, तो सप्तमी विभक्ति जैसे ही आए वैसा आप ध्यान रखिएगा। जो दिवस है, ठीक है, उसका जो विभक्ति में एक वचन होगा उसमें थोड़ा चेंजेस होता है, ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो दिवस का अगर हम कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं। अगर आपको दिवस के प्रथमा विभक्ति याद है तो आप बहुवचन रूप में कर जाएंगे, ठीक है। तो 84 की बात करें तो दिवसेषु, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका 4, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 85। देखिए मैंने जब रूप पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था, उसमें नदी है, रमा है, और बोल सकते हैं बालक है, राजा है, हरि है, इसके अलावा भी अस्मद युस्मद। तो इनके रूप मैंने कहा था कि कोई ना कोई पूछेगा जरूर। देखिए नदी के रूप भी पूछा था कि नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए जो विभक्ति वगैरह पूछी गई इस बार बहुत इजी आई थी, लेकिन आने वाले एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि पेपर जो है इजी आए, टफ हो सकता है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो 85 की बात करें, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो रूप आएगा वो रहेगा नदी, नदो, नदा, यानी नदी हो जाएगा। नदी एक वचन प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। पूछा था पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी पिता का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वह पूछ लिया था। तो पितृव्य हो जाएगा, जनका हो जाएगा, ताता हो जाएगा, यानी इसका मतलब भी पिता है, इसका मतलब भी पिता है, सॉरी इसका है, ठीक है। पितृव्य का मतलब भी पिता है, जबकि जन्मदा का मतलब शायद माता होता है। तो ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची के अंतर्गत नहीं आने वाला शब्द जन्मदा, ये माता का हो सकता है, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो ये रहा 87 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा था कि कोयल को संस्कृत में कहते हैं। कोयल को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो कोकिला भी कहते हैं, पिका भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिका, ठीक है। इस तरह से आप संस्कृत शब्दों को भी ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन एक दो मिल ही जाते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा था कि अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द है, क्या होगा अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द। तो यहाँ पर 88 की बात करें, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर शाखा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। पूछा था कि व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर व्याकरण पद्धति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है आपसे पूछा था। तो व्याकरण पद्धति को अन्य नाम से हम पाठशाला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। 89 का करेक्ट आंसर जो है वह 2 हो जाएगा, पाठशाला पद्धति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। पूछा था कि निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है। इनमें से वाणी दे दी थी, पूछा था कौन सा रूप वाणी का नहीं है। तो 90 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तमा। उत्तमा जो है वाणी का रूप नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 130 क्वेश्चंस को सॉल्व किया संस्कृत के क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, 90 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए हैं। ये था आपका क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे इस बार के यूपी टेट में 2021 के अंतर्गत की अगर हम बात करें, चूँकि पेपर बहुत ईजी था,
कुछ दुष्ट और गंदे लोगों की वजह से पेपर जो है वो लीक हो गया, अदरवाइज सबका इस बार यूपी टेट अच्छे से निकल भी जाता। पर आप परेशान मत होइए, पढ़ाई जारी रखिए, क्वेश्चन पेपर फिर से अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट द्वारा भी बताएं, चीज़ों को और भी अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पर इन पेपर को सॉल्व कराने के बाद हम यूपी टेट के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बाल विकास, ईवीएस या अदर सब्जेक्ट की, तो उनसे भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पर इस वीडियो के बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आएंगे और उसके बाद आपका मैथ सब्जेक्ट और ईवीएस बचा है तो उसको भी हम जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।